जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक जाना किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती हैं, बाकी ईस्ट इंडिया यूरोप की फ्रांस की कंपनियां भारत में आती हैं व्यापार के लिए। मुगल सत्ता किस तरह से पतन की ओर अग्रसर है और किस तरह से नए नए राज्यों का उदय भारत में हो रहा है। उसी के अंतर्गत हमने बंगाल को पढ़ा, हमने अवध को पढ़ा, हमने कर्नाटक राज्य को देखा, मैसूर राज्य को देखा और निजाम राज्य को देखा। उसी क्रम में आज हम मराठा राज्य को पढ़ेंगे। मराठा राज्य की सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं। तो मराठा राज्य को जानने से पहले, समझने से पहले हमें जानना होगा कि मराठा राज्य का उदय किस तरह से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मराठाओं का उदय। तो देखिए, मराठा राज्य का उदय जो होता है, इसका जो संस्थापक है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। इन्होंने इस राज्य को बनाया था। छत्रपति की उपाधि इन्होंने बाद में ली थी, पहले इनका नाम शिवाजी था, शिवाजी महाराज था। ठीक है। तो शिवाजी महाराज की माता का नाम था जीजाबाई और पिता का नाम था शाहजी। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उस समय भारत में क्या स्थिति थी? तो उस समय भारत में स्थिति यह है कि व्यापारिक कंपनियां भारत में आ चुकी हैं। अगर आप मैं इस मैप में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कलकत्ता में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है, यहाँ पर मद्रास में भी है, पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों की फैक्ट्री है। इधर आप देखेंगे मुंबई वाले क्षेत्र में, गोवा वाले क्षेत्र में, कोचीन वाले क्षेत्र में जो है पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगा ली हैं। और दिल्ली में कौन है? तो दिल्ली में मुगल सत्ता है, केंद्र में मुगल सत्ता है। और मुगल सत्ता में भी कौन है उस टाइम औरंगजेब जो है शासन कर रहा है। और दक्षिण भारत में औरंगजेब के जो राज्य हैं, गोलकुंडा और बीजापुर। यहाँ पर मैप में आप देखें तो ये है गोलकुंडा और ये है बीजापुर। यहाँ पर उसके सूबेदार अपने सूबेदारों को बैठाया हुआ है। उसी में से जो बीजापुर राज्य है, ये बीजापुर राज्य का सूबेदार होता है आदिल शाह। तो बीजापुर राज्य का जो सूबेदार आदिल शाह है, उसकी सेना में शाहजी, कौन? जो छत्रपति शिवाजी के पिताजी हैं शाहजी, वो बीजापुर की सेना में सरदार थे। ठीक है, शाहजी बीजापुर की सेना में सरदार थे, यानी आदिल शाह की सेना में सरदार थे। और सरदार होने की वजह से पूना और बंगलोर की जागीर जो है यही इकट्ठा किया करते थे शाहजी। जागीर का मतलब होता है एक जमीन किसी को दी जाती है और उसके बदले में उससे रिवेन्यू इकट्ठा करके वापस जो है शासक को देना होता है। तो बेंगलोर की और पूना की जागीर जो है वो इन्हीं के पास थी, शाहजी के पास। इसी समय में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। आई होप आप ये पूरी घटना को कोरिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वैसे प्रारंभिक गुरु जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो जीजाबाई उनकी माता ही थी। उन्होंने उनको प्रारंभिक शिक्षा दी। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो थे शिवाजी के, वो रामदास थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवाजी महाराज का जन्म होता है, वो बड़े होते हैं, युद्ध कौशल की कला सीखते हैं अपने पिताजी से, क्योंकि पिताजी ऑलरेडी बीजापुर की सेना में सरदार हैं। और धीरे धीरे वो क्या है, इसी बीजापुर के अधीन आने वाले किलों पर, यानी मुगल सत्ता के अंतर्गत के अधीन आने वाले किलों पर क्या करना शुरू कर देते हैं? कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तोरण का किला जीत लेते हैं 1646 में। कोंडाना और चाकर का किला जीत लेते हैं। पुरंदर का किला जीत लेते हैं। इन तीनों किलों पर युद्धमार पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, छापामार पद्धति का इस्तेमाल करके इन सारे किलों को अपने अंडर में ले लेते हैं। अब ये सारे किले किसके अंडर में थे? तो मैंने आपको बताया, बीजापुर के शासक आदिल शाह, बीजापुर का जो जमींदार नहीं कहेंगे इसको, बीजापुर का शासक जो मुगल शासन के अंतर्गत आ रहा है, तो उसके अंतर्गत ये किले आते थे। तोरण का किला, कोंडाना का किला, चाकर का किला और पुरंदर का किला। जो बीजापुर का सूबेदार है आदिल शाह। तो जब ये बात आदिल शाह को पता चलती है, तो आदिल शाह की सेना में शिवाजी महाराज के पिताजी है ना, शाहजी, तो वो शाहजी को कैद कर लेता है। यानी शिवाजी महाराज के पिताजी को आदिल शाह कैद कर लेता है। जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चलती है कि पिताजी को कैद कर लिया गया है, तो वो क्या करता है, अब जो है ये जो किलों को जीतने का क्रम है, इस पे पोज लगा देता है और इंतजार कर देता है पिताजी के रिहाई का। मतलब जो बार बार शिवाजी आक्रमण कर रहे थे आदिल शाह के ऊपर, यानी मुगल शासक के ऊपर, उसको भी रोक देते हैं कुछ समय के लिए और पिताजी के रिहाई होने का इंतजार करते हैं। और जब उनकी रिहाई हो जाती है उनके पिताजी की, आदिल शाह उनके पिताजी को छोड़ देता है शाहजी को, तो फिर से वो इस पद्धति को, युद्धमार पद्धति को, छापामार पद्धति को शुरू करते हैं और किलों को जितना आरंभ कर देते हैं। इसी कारण से मुगलों के साथ उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। तो 1657 में किस तरह से मुगलों के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ, वो मैं आपको बात बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक अहमदनगर राज्य में मुगल शासक थे अहमदनगर राज्य में। ये पूरा जो राज्य था ये अहमदनगर के अंतर्गत आता था। और यहाँ पे कौन थे? मुगल शासक अहमदनगर। 1657 की घटना की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आदिल शाह जो है अफजल खां को भेजता है कि जाओ शिवाजी महाराज से संधि करो। लेकिन वो संधि सिर्फ बहाना थी, वो एक षड्यंत्र बना के भेजता है। और षड्यंत्र ये होता है कि संधि के बहाने से शिवाजी महाराज की हत्या कर दी जाएगी। जो अफजल खां है वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, बहुत ही बलशाली व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है।
तो आदिल शाह जो बीजापुर का शासक है वो अफजल खां को भेजता है संधि करने के लिए, और संधि के पीछे षड्यंत्र बनाकर भेजता है कि इस संधि के दौरान जो है शिवाजी महाराज की हत्या कर दी जाएगी। और ये संधि का जो जगह निश्चित की जाती है वो होती है प्रतापगढ़। 10 नवंबर 1659 को ये संधि की जानी होती है प्रतापगढ़ में। लेकिन ये बात शिवाजी महाराज को पता चल जाती है कि अफजल खां जो सूबेदार है वो एक षड्यंत्र करने आ रहा है संधि के बहाने। तो शिवाजी महाराज जो हैं वो स्टील का कवच पहन के जाते हैं और अपने साथ एक खुखरी भी लेके जाते हैं। खुखरी हड्डी की बनी हुई एक खंजर जैसा कुछ होता है, वो भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो जब अफजल खां शिवाजी महाराज के ऊपर खंजर से वार करता है तो शिवाजी महाराज ने स्टील का कवच पहना हुआ है तो उनके ऊपर कुछ भी असर होता नहीं है। और इसी क्रम में मौका देखकर शिवाजी महाराज जो है अफजल खां की हत्या कर देते हैं। अफजल खां की मौत हो जाती है और प्रतापगढ़ जो जगह है जहां पर ये संधि होने वाली थी, प्रतापगढ़ पर भी शिवाजी महाराज का कब्जा हो जाता है। अब ये घटना औरंगजेब देख रहा है तो औरंगजेब 1.5 लाख सैनिकों को लेकर शाइस्ता खां को भेजता है 1660 में। ठीक है, ये 1657 में मुगलों से संघर्ष शुरू हुआ, 1659 में ये घटना घटी अफजल खां वाली। 1660 में औरंगजेब क्या करता है, शाइस्ता खां को भेजता है 1.5 लाख सैनिक लेकर। शाइस्ता खां को बोलता है कि शिवाजी महाराज पर जाके हमला बोलिए। शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां पराजित हो जाता है और वापस भाग जाता है शाइस्ता खां औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब जो है शाइस्ता खां को भी बहुत बड़ी कड़ी सजा देता है, शाइस्ता खां को भी। तो यहाँ पे शाइस्ता खां हार गया, एक तरह से औरंगजेब की हार थी। उसके बाद 1664 में शिवाजी महाराज सूरत का अभियान करते हैं। सूरत कहाँ आएगा, मुगल क्षेत्र में आएगा उस समय, क्योंकि औरंगजेब दिल्ली में शासन कर रहा है, मुगल सत्ता। तो सूरत का अभियान करते हैं, वहां पर लूट करते हैं 1 करोड़ की राशि लगभग सूरत से। 1664 में शिवाजी महाराज जीत लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो मराठा थे उनकी पद्धति यही थी, वो छापामार पद्धति के तहत युद्ध करते थे। जहां जाते थे वहां से कुछ ना कुछ राशि लेकर लूट कर ले आते थे, प्लस वहां पर टैक्स भी लगाते थे। वो कौन सा रिवेन्यू सिस्टम था, चौथ कर, सरदेशमुखी, वो हम आगे इस प्रशासनिक व्यवस्था में और जो रिवेन्यू सिस्टम है मराठों का उसमें हम पढ़ेंगे। तो 1664 में सूरत का अभियान करते हैं कौन, शिवाजी महाराज, और 1 करोड़ की राशि सूरत से लूट कर ले आते हैं 1664 में। अब ये बात बिल्कुल भी औरंगजेब को ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि सूरत जो है किसके अंडर में आ रहा है, सूरत आ रहा है औरंगजेब के अंडर में। तो इसी क्रम में एक घटना घटती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। ये क्यों हुई थी, इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि, ये बात आप याद रखेंगे। पुरंदर की संधि होने का कारण क्या था वो मैं आपको बताता हूं। औरंगजेब जो है जब सूरत की घटना घटती है तो राजपूत राजा जयसिंह को भेजता है शिवाजी महाराज के खिलाफ अभियान करने के लिए। किसको भेजता है, राजपूत राजा जयसिंह को। याद रखेंगे औरंगजेब ने किसको भेजा, राजपूत राजा जयसिंह को भेजा। और राजपूत राजा जयसिंह जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं, इस संघर्ष में जीत जाते हैं। और शिवाजी महाराज को जीते गए 35 में से 23 किले वापस करने पड़ते हैं औरंगजेब को। 35 किले अब तक उन्होंने जीत लिए थे, उसमें से 23 किले वापस करने पड़ते हैं, मुगलों को देने पड़ते हैं किले। और इस तरह से औरंगजेब की प्रतीकात्मक जीत हो जाती है थ्रू राजपूत राजा जयसिंह। शिवाजी महाराज को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के बाद क्या होता है, पुरंदर की संधि होती है, क्योंकि युद्ध पुरंदर में लड़ा गया था 1665 में। और शिवाजी के जो बड़े पुत्र हैं संभाजी, उनको औरंगजेब के दरबार में 500 का मनसब दिया जाता है, 5000 का मनसब दिया जाता है, 5000 का। देखिए मनसब प्रणाली जो थी वो, मनसब का मतलब होता है रैंक या पद, अकबर ने शुरू करी थी। और ये मुगल प्रशासन व्यवस्था में रैंक या पद को मनसब कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जो अधिकारी होता था उसका पद कितना बड़ा है वो मनसब से डिसाइड होता था। 10 से लेकर 10,000 की मनसब होती थी। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में 5000 की मनसब दी जाती है। शिवाजी महाराज को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, जीते हुए 35 में से 23 किले वापस करने पड़ते हैं। और राजपूत राजा जयसिंह जो है शिवाजी महाराज से रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है कि आप भी मेरे साथ औरंगजेब के दरबार में चलिए और वहां जाके कुछ ना कुछ संधि कीजिए, या वहां जाके कुछ ना कुछ इस युद्ध को एक इस तरह से इस संघर्ष को भविष्य में ना हो खत्म करने की कोशिश कीजिए। लेकिन शिवाजी महाराज जो है उसके साथ जयदा जयसिंह के साथ जाते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि प्रस्ताव आया हुआ तो 1666 में शिवाजी महाराज जो है औरंगजेब के किले में, औरंगजेब के दरबार में आगरा में जाते हैं। औरंगजेब का दरबार आगरा में उस समय, और आगरा में जब औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज जाते हैं तो वहां पे शिवाजी महाराज को कैद कर लिया जाता है। औरंगजेब जो है शिवाजी महाराज को 1666 में कैद कर लेता है और जयपुर के महल में भेजकर बंदी बना लेता है शिवाजी महाराज को औरंगजेब।
शिवाजी महाराज जो है इस कैद से छूटकर भाग जाते हैं और मराठा राज्य की कमान फिर से संभालते हैं। ठीक है, फिर से वो मराठा राज्य की कमान संभालते हैं। जो उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अब वो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, पुरंदर की संधि को ख़त्म कर देते हैं और फिर से मुगलों के खिलाफ जो है कमान संभालते हैं और मराठा राज्य की कमान संभालते हैं और एक तरह से 1670 में फिर से सूरत का अभियान शुरू करते हैं। जैसे सूरत का अभियान पहले भी किया था, तो 1670 में फिर से सूरत का अभियान शुरू करते हैं और 6 जून 1776 को खुद का राज्याभिषेक कराते हैं। यानी कि अब उन्होंने खुद का राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक करने का मतलब है कि वो वहाँ के शासक बन गए। तो कुछ इस तरह से 6 जून 1776 को ही ऑफिशियली हम मराठा राज्य का उदय समझेंगे, क्योंकि इससे पहले जो थे वो युद्ध करते थे। शिवाजी महाराज कोई शासक नहीं थे, छापेमार युद्ध करते थे, लेकिन 6 जून 1776 को ऑफिशियली वो राज्याभिषेक कराते हैं, वहाँ के शासक बन जाते हैं और खुद को छत्रपति की उपाधि देते हैं। क्या देते हैं? खुद को छत्रपति की उपाधि देते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं रायगढ़। तो 6 जून 1776 में मराठा राज्य का उदय हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद को राज्याभिषेक करा के छत्रपति की खुद को उपाधि दी। छत्रपति नाम यहाँ से जोड़ा गया, अभी तक वो शिवाजी थे, और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। और इसके 4 साल बाद 1680 में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले वो मुगलों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हैं। इसी अभियान के अंतर्गत वो खानदेश का किला, बीजापुर का किला, कारवार का किला और कोल्हापुर का किला वापस जीत लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से किले जीतते हैं मृत्यु से पहले? खानदेश का किला, बीजापुर का किला, कारावार का किला और कोल्हापुर का किला जीत लेते हैं। हैदराबाद में उस समय कुतुबशाही सत्ता होती है, उसके साथ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है संधि कर लेते हैं और अपनी मृत्यु जो 1680 में उनकी मृत्यु होती है, उससे पहले जो अपना अंतिम अभियान वो करते हैं, वो 1678 में कर्नाटक में जिंजी का किला जीत लेते हैं। ये शिवाजी के द्वारा किया गया अंतिम अभियान था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले जिंजी के किले को 1678 में शिवाजी महाराज जीत लेते हैं। ये उनके द्वारा किया गया अंतिम अभियान था। तो चलिए, आज हमने जाना शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज ने किस तरह से मराठा राज्य का उदय किया था, मराठा राज्य को बनाया था। आगे आने वाली वीडियो में हम शिवाजी के वंशज जो हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर पेशवा कहाँ से आ गए, पेशवाओं के बारे में जानेंगे। मराठाओं की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। और फिर जो मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठाओं का हुआ, और बहुत सारी संधियां जो अंग्रेजों के साथ उनकी हुई, और अंततः किस तरह से मराठा राज्य जो इतना बड़ा शक्तिशाली राज्य था भारत का, उसका किस तरह से अंग्रेजों ने अंत कर दिया, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज में इसी वीडियो के अंतर्गत, इसी क्रम के अंतर्गत, इसी क्रमानुसार जानते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।